तो इस वीडियो में मैं आप सबको अटैक ऑन टाइटन के पूरे सीजन 3 का रिकैप देने वाला हूँ, बिकॉज कुछ ही दिनों में अटैक ऑन टाइटन का फाइनल पार्ट एयर होना स्टार्ट हो जाता। हमने अटैक ऑन टाइटन के दूसरे सीजन का भी रिकैप बनाया है, आप वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स कम टू सीजन 3। सीजन 3 दो हाफ्स में डिवाइडेड है, विच इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फर्स्ट लेट्स डिस्कस पार्ट 1। पार्ट 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लीवाई स्कॉट, जिसके मेंबर्स अब एरन और उसके फ्रेंड्स भी हैं, एक हिडन कॉटेज में रह रहे होते हैं और हांजी के साथ एरन के टाइटन पावर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या एरन के पास भी हार्डनिंग एबिलिटी है जिसको यूज करके वो लोग वॉलमारिया को इजीली सील कर पाएंगे। तभी हांजी को पता चलता है कि किसी ने पास्टर निक को मार दिया है, और जब वो वहाँ पर चेक करने जाती है तो वहाँ का सिचुएशन देखकर वो समझ जाती है कि ये इंटीरियर एमपीस का काम है। तभी लीवाई को एरविन की तरफ से मैसेज मिलता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है और अब गवर्नमेंट एरन और हिस्टोरिया के पीछे लग गई है। ये देखकर लीवाई और हांजी अपने स्क्वाड्स के साथ उस कॉटेज से एस्केप कर लेते राइट बिफोर मिलिट्री पुलिस शोज अप देयर। वहाँ से लीवाई और हांजी स्प्लिट हो जाते हैं, जिसके बाद हांजी एरविन से मिलने जाती है और लीवाई डिसाइड करता है कि उन्हें ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर वो छुप सकते हैं। उनके वहाँ से निकलने से पहले एरन हांजी को यमीर और राइनर के बीच की कन्वर्सेशन देता है जो कि उसने उन दोनों के बीच सुनी थी। लीवाई स्कॉट जॉन और आर्मिन को एरन और हिस्टोरिया की जगह डिस्गाइज में ट्रॉस ले जाते हैं। जैसे ही वो लोग ट्रॉस पहुँचते हैं, जॉन और आर्मिन को कोई किडनैप कर लेता है, बट किडनैपर्स का ग्रुप एमेच्योर होता है, जिसकी वजह से मिकासा और दूसरे स्काउट्स उन्हें आसानी से बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीवाई और दूसरे स्काउट्स रियल एरन और हिस्टोरिया पर रूफ टॉप से नजर रखते हैं। लीवाई अपने साथ एक स्काउट को केनी द रिपर के बारे में बताता है, जो कि एक सीरियल किलर है, और कहता है कि वो बचपन में उसके साथ रहता था। एंड यू स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल अपीयर्स। केनी उन पर अपनी स्काउट के साथ सरप्राइज अटैक कर देता है और सभी स्काउट्स जो रूफ टॉप पे थे उन्हें मार देता है, और तो और वो लीवाई को कॉर्नर करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। बट एज यू ऑल नो, लीवाई इज नो जोक। वो केनी को आउटस्मार्ट कर देता है एंड ही मैनेजेस टू एस्केप फ्रॉम हिज होल स्क्वाड। बट एरन और हिस्टोरिया किडनैप हो जाते हैं। लीवाई अब डीमो रीव्स को इंटरोगेट करता है, जिसने आर्मिन और जॉन को किडनैप किया था, और उसे अपनी तरफ कर लेता है और उसकी मदद से दो इंटीरियर एमपीस को भी पकड़ लेता है जो कि पास्टर निक की डेथ में इन्वॉल्व थे। ऑन दी अदर हैंड हांजी एरविन से मिलती है और उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती है, जो कि उसे यमीर और राइनर की कन्वर्सेशन से पता चलती है। दैट इज, अगर कोई टाइटन एक टाइटन शिफ्टर को खा लेता है तो उसे उस टाइटन शिफ्टर्स की पावर मिल जाएगी, एंड इन दिस केस अगर कोई एरन को खा लेगा तो उसे एरन की पावर्स मिल जाएंगी। दूसरी तरफ लीवाई उन कैप्चर्ड एमपी से ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि हिस्टोरिया इज द ट्रू एयर टू द थ्रोन और करंट किंग बस एक पपेट है, जिससे वो लोग ये भी पता लगा लेते हैं कि हिस्टोरिया और एरन को किडनैप हिस्टोरिया के फादर रॉड रेस ने करवाया है। नाउ वी गेट टू सी द फ्लैशबैक फ्रॉम हिस्टोरियाज चाइल्डहुड, जिसमें केनी हिस्टोरिया की मॉम को मार देता है और हिस्टोरिया को भी मारने ही वाला होता है कि रॉड रेस सजेस्ट करता है कि हिस्टोरिया को मारने की जगह हम उसकी ट्रू आइडेंटिटी छुपा सकते हैं और उसे नया नाम दे सकते हैं, जो कि है क्रिस्टल लेंस। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू कमांडर एरविन, जो कि इस वक्त कमांडर पिक्सिस के साथ मिलकर करंट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का प्लान बनाता है, जिससे वो लोग फेक किंग को हटाकर हिस्टोरिया, जो कि ट्रू हेयर है, उसे क्वीन बना सके। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री पुलिस स्काउट्स को डीमो रीव्स की डेथ के लिए ब्लेम करते हैं और स्काउट्स के अगेंस्ट काफी सारे फेक एलिगेशंस लगाते हैं, जबकि ये सब मिलिट्री पुलिस का ही काम होता है। इस बीच हांजी फ्लेगल लीफ से मिलती है, जो कि डीमो रीव्स का बेटा है और जिसे एमपीस के ट्रू एक्शंस के बारे में भी पता होता है। उसके साथ मिलकर हांजी एमपीस को पब्लिक के सामने एक्सपोज कर देती हैं, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट वापस स्काउट्स पर आ जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू एरविन्स ट्रायल इन फ्रंट ऑफ काउंसिल मेंबर्स एंड द फेक किंग, जहाँ पर एरविन उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वॉल रोस, जो कि पोटेंशियली कभी भी ब्रीच हो सकता है, उसकी वजह से लोगों में सिविल वॉर हो सकता है, जिससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है वॉलमारे को वापस लेना। बट काउंसिल मेंबर्स ये सब इग्नोर करके एरविन को डेथ सेंटेंस देने ही वाले होते हैं कि तभी सोल्जर्स उन्हें वॉल रोस ब्रीच होने की न्यूज़ देते हैं, जिससे सुनकर काउंसिल मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वॉलसिना के गेट्स बंद करने का ऑर्डर देते हैं। बस सोल्जर्स ये करने से हेजिटेट करते हैं क्योंकि इससे हाफ ह्यूमैनिटी पेरिश होगी। पर तभी वहाँ पर आता है प्रीमियर जैकरी और कहता है कि वॉल रोस के ब्रीच होने की न्यूज़ फेक थी, जिससे काउंसिल के ट्रू इंटेंशन सबके सामने आ जाते हैं और गवर्नमेंट अब मिलिट्री के हाथ में आ जाती है। अब हम लोग एरन की तरफ आते हैं,
जो कि एक क्रिस्टल केव में ट्रैप थे। और जब हिस्टोरिया और रॉड एरन को टच करते हैं तो एरन को उस रात के सारे मेमोरीज याद आते हैं। What is this? Who are they? These aren't things I've seen. No. Whose memories are these? The key. No. What? What happened to you? जब उसके फादर ने उसे उस बेसमेंट की की दी थी, उसके फादर ने उसको उस दिन इंजेक्शन दिया था जिससे एरन टाइटन बन जाता है और उसके बाद वो अपने फादर ग्रिशा को खा लेता है और उसे खाने के बाद वो वापस एक ह्यूमन बन जाता है। जिसके बाद रॉड हिस्टोरिया को एक्सप्लेन करता है कि 100 इयर्स पहले एक सर्टेन टाइटन अपनी पावर से वॉल को खड़ा करता है और सभी वॉल्स के अंदर लोगों की मेमोरीज इरेज कर देता है। ये टाइटन पास्ट 100 ईयर्स से रॉयल फैमिली में पास डाउन होते आ रहा है, बट 5 इयर्स पहले ग्रिशा, जिसके पास भी टाइटन की एबिलिटी होती है, वहां आकर फ्रीडा, जो कि हिस्टोरिया की हाफ सिस्टर थी और होल्डर ऑफ दैट टाइटन थी, उसे वो कंज्यूम कर लेता है, जिससे उस टाइटन के पावर्स ग्रिशा को मिल जाती हैं, विच आर देन पास्ड ऑन टू एरन। फिर रॉड कहता है कि एरन ये पावर को यूज नहीं कर पाएगा बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम द ट्रू ब्लड लाइन एंड द ओनली वे जिसे हिस्टोरिया ये सब सही कर पाएगी इज टू ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ इनटू ए टाइटन एंड ईट एरन। हिस्टोरिया ये करने ही वाली होती है कि वो रियलाइज करती है कि अगर ये पावर्स उनके पास पास्ट 100 ईयर्स से है तो क्यों किसी ने टाइटन्स के बारे में कुछ नहीं किया। इस पर रॉड कहता है कि जो भी ये पावर्स इनहेरिट करता है वो टाइटन पावर्स के साथ फर्स्ट किंग की विल भी इनहेरिट करता है, विच इज टू स्टे इनसाइड द वॉल्स नो मैटर व्हाट। और ये सुनकर हिस्टोरिया एरन को खाने से रिफ्यूज कर देती है और सिरिंज, जिससे कोई माइंडलेस टाइटन बनता है, तोड़ देती हैं। तभी वहां पर स्काउट्स भी आ जाते हैं एरन को रेस्क्यू करने, बट दे हैव टू फेस केनी एंड हिज मैन। काफी टाइम तक लड़ने के बाद स्काउट्स केनी को डिफीट कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड रॉड हेल्पलेस होकर खुद टाइटन सीरम पी लेता है और एक माइंडलेस और ह्यूमंगस टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि कोलोसल टाइटन से भी बड़ा होता है। पूरी केव कोलैप्स होने ही वाली होती है कि तभी एरन एक सीरम पीता है जिस पर आर्मर लिखा होता है और अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पूरे केव को कोलैप्स होने से बचा लेता है यूजिंग हिज हार्डनिंग एबिलिटी। बट नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रॉड रीस का टाइटन, जो कि सबको इग्नोर करके वॉल सीना की तरफ जाता है और वो अपनी बॉडी से इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि कोई स्कॉट्स उसे फिनिश भी नहीं कर पाते। इस टाइटन को रोकने के लिए काफी सारे कैनन फायर्स होते हैं बट उनका कुछ इफेक्ट नहीं होता और वो टाइटन बिल्कुल वॉल्स के करीब आ जाता है। तभी एरन अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर काफी सारा गन पाउडर उस टाइटन के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से उस टाइटन की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और तभी हिस्टोरिया रॉड रीस की एक्चुअल बॉडी को किलिंग ब्लो देती हैं। I know this is selfish, but this is the first time I've stood against my parents. The first fight I've ever had with my father. और अपने आप को एज ए क्वीन लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करती है। I am the rightful queen. जिसके बाद लीवाई को केनी मिलता है ऑन द ब्रिंक ऑफ हिज डेथ और लीवाई को बताता है कि केनी उसका अंकल है और उसे एक बॉक्स देता है जिसमें टाइटन सीरम होता है और आफ्टर दैट ही डाइज। 2 महीने बाद एरन अपनी हार्डनिंग एबिलिटी को मास्टर कर लेता है और कुछ ही टाइम बाद वॉल मारिया को रिक्लेम करने का मिशन स्टार्ट होता है और स्काउट्स काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट के साथ ये मिशन इनिशिएट करते हैं। एंड द लास्ट सीन ऑफ द पार्ट 1 इज राइना और बेटुल वॉल मारिया पर आने वाली फाइट का वेट कर रहे हैं।
सीजन 3 का पार्ट 2 एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है जहां पर पार्ट 1 एंड होता है। स्काउट्स फुल फोर्स में शिगांशिना की तरफ बढ़ते हैं टू रिक्लेम वॉलमारिया और टाइटन्स का ट्रुथ मालूम करने जो एरन के घर के बेसमेंट में छुपा हुआ है। शिगांशिना पहुंचते ही एरन जितना जल्दी हो सके आउटर गेट सील कर देता है विद हिज हार्डनिंग एबिलिटी, बट इनर गेट सील करने से पहले एरविन सबको पूरे एरिया को ढूंढने को कहता है ताकि वो एनिमी को ऑफ गार्ड पकड़ सके, बट पूरे एरिया में कहीं भी उन्हें टाइटन्स नहीं दिखते। इवेंचुअली आर्मिन वॉल्स को सर्च करने को कहता है एंड ही वाज राइट। वॉल्स के अंदर उन्हें राइनर मिलता है। राइनर ट्रांसफॉर्म होने ही वाला था कि तभी लीवाई उसे बुरी तरह से स्लैश कर देता है, बट स्टिल वो उसे किल नहीं कर पाता। रायना आर्मर्ड टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके फौरन बाद बीस्ट टाइटन काफी सारे माइंडलेस टाइटन्स के साथ इमर्ज होता है। स्काउट्स हर तरफ से सराउंड हो जाती है। रायनर वॉल क्लाइंब करना शुरू कर देता है क्योंकि उसका टारगेट एरन नहीं हॉर्सेस होते हैं, पर जैसे ही वो वॉल क्लाइंब करना शुरू कर देता है एरन वॉल की दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है रायना को बेट करने एंड इट वर्क्स। रायनर एरन के पीछे जाता है और यहाँ पर एरन और रायनर की फाइट होती है जिसमें एरन काफी इजीली अपर हैंड गेन कर लेता है और तो और हांजी की स्क्वाड थंडर स्पीयर्स यूज करके राइनर पर अटैक कर देते हैं। थंडर स्पीयर्स आर स्पेशल वेपन्स जो कि आर्मर्ड टाइटन को मारने के लिए डिजाइन किया गया है और वो लोग राइनर को हराने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट राइनर अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करके बीस्ट टाइटन को सिग्नल देता है जिसके बाद बीस्ट टाइटन बेरटोल को राइनर की तरफ फेंकता है। बेरटोल ट्रांसफॉर्म होने ही वाला था कि जब उसकी नजर राइनर पर पड़ती है जो कि काफी वल्नरेबल होता है। ये देख के वो राइनर के पास जाता है और उसे अपनी एक्चुअल बॉडी को टाइटन बॉडी में कवर करने को कहता है। आर्मिन बेरटोल से बात करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर इस बार वो आर्मिन की बातों में नहीं आता और एक एक्सप्लोजन के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्काउट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे वो मारे जाते हैं, बट एरन और उसके फ्रेंड सही टाइम पर एक्सप्लोजन के रेंज के बाहर चले जाते हैं। कोलोसल टाइटन पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है जिससे कि वो बर्निंग डेब्री को हॉर्सेस की तरफ फेंक सके और दूसरी तरफ बीस्ट टाइटन उनकी तरफ रॉक्स की बरसात कर देता है जिससे कि काफी सारे स्काउट्स मर जाते हैं। एरन कोलोसल टाइटन को रोकने की कोशिश करता है बट कोलोसल टाइटन उसे हवा में उड़ा देता है। स्काउट्स भी कोलोसल टाइटन को मारने की कोशिश करते हैं पर वो अपनी बॉडी से इतना ज्यादा स्टीम छोड़ता है कोई उसके करीब नहीं जा पाता। इस मोमेंट पर स्काउट्स हर तरफ से हारते हुए नजर आते हैं, बट एरविन के पास एक फाइनल प्लान होता है जिसमें एरविन और सारे बचे हुए स्काउट्स बीस्ट टाइटन की तरफ सुसाइड चार्ज करते हैं। बीस्ट टाइटन उन पर क्रश्ड रॉक से अटैक करता है जिसकी वजह से कमांडर एरविन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, पर इसकी वजह से बीस्ट टाइटन डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है और लीवाई को इनफ टाइम मिल जाता है बीस्ट टाइटन पर फ्लैंक करने का। एंड ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट इन द शो। लीवाई बीस्ट टाइटन को एब्सोल्युटली क्रश कर देता है और ज़ीक को जो कि बीस्ट टाइटन का होस्ट है उसे टाइटन बॉडी में से बाहर निकाल देता है, पर वो उसे मारता नहीं क्योंकि उसके पास टाइटन सीरम होता है, किसी भी मरते हुए कॉमरेड को बचा सकता है। वो ये ही सोच रहा था कि तभी वहां पर एक और इंटेलिजेंट टाइटन आ जाता है और ज़ीक को रेस्क्यू कर लेता है। लीवाई उनका पीछा करने की कोशिश करता है बट ज़ीक सारे माइंडलेस टाइटन को ऑर्डर देता है कि लीवाई पर अटैक करने का एंड वो लोग वहां से एस्केप कर लेते हैं। इस टाइम तक राइनर फुल्ली हील हो जाता है और फिर से एरन की तरफ जाने लगता है, बट मिकासा और दूसरे स्काउट्स फिर से थंडर स्पीयर्स यूज करके राइनर को उसकी टाइटन बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मिन ये फिगर आउट कर लेता है कोलोसल टाइटन जितनी स्टीम छोड़ेगा उसका बॉडी मास उतना ही कम हो जाएगा। आर्मिन एरन के साथ मिलकर कोलोसल टाइटन को मारने का प्लान बनाता है और अपने ओडियम गियर को कोलोसल टाइटन के तीर में फंसा लेता है जिससे कि वो स्टीम से रेपल नहीं होता। कोलोसल टाइटन अपनी बॉडी में से मैक्सिमम स्टीम जनरेट करता है जिसकी वजह से आर्मिन जिंदा जल जाता है, बट इन सब से एरन को इतना टाइम मिल जाता है कि वो इनर गेट को सील कर देता है और अपने ओडियम की हेल्प से बेरटोल को उसके टाइटन फॉर्म में से बाहर निकाल देता है। इतनी देर में ज़ीक वहां पर आ जाता है, पर बेरटोल को रिट्राइव करने से पहले ही लीवाई सारे माइंडलेस टाइटन्स को फिनिश करके वॉल तक आ जाता है जिससे ज़ीक डर कर वहां से एस्केप कर लेता है, पर जाते जाते वो राइनर को बचा लेता है। लीवाई एरन के पास आता है और उन्हें पता चलता है कि आर्मिन अभी जिंदा है। लीवाई एरन को टाइटन सीरम देने ही वाला होता है कि तभी वहां पर फ्लॉक आ जाता है जो कि सुसाइड अटैक का लोन सर्वाइवर है और उसके साथ एरविन भी होता है जो कि बस बेयरली जिंदा था। It's the commander. He's hurt. His stomach is gouged. लीवाई एरन को टाइटन सीरम देने ही वाला होता है कि वहां पर फ्लॉक आ जाता है जो कि उस सुसाइड अटैक का लोन सर्वाइवर था। उसके साथ एरविन भी आता है जो कि बेयरली अलाइव होता है। एंड एट दिस मोमेंट लीवाई को चूज करना पड़ता है आर्मिन और एरविन के बीच। लीवाई डिसाइड करता है कि वो सीरम एरविन को देगा, बट एरविन अपना हाथ हटा लेता है। ही वांट्स टू रेस्ट इन पीस।
जिसकी वजह से लीवाई आर्मिन को रिवाइव कर लेता है और अभी आर्मिन द न्यू कोलोसल टाइटन है। चीजें थोड़ी नॉर्मल होने के बाद एरन, मिकासा, लीवाई, हांजी उस बेसमेंट की तरफ जाते हैं जहाँ पर सारे सीक्रेट्स है और अंदर जाने पर उन्हें एक डेस्क मिलता है जिसके अंदर 3 बुक्स होती हैं और जब वो लोग फर्स्ट बुक ओपन करते हैं तो उसके अंदर ग्रिशा की एक पिक्चर मिलती है एंड दिस पिक्चर वाज टू डिटेल्ड टू बी मेड बाय हैंड। और इस पिक्चर के पीछे लिखा होता है कि ये एक फोटोग्राफ है जिसे वॉल के बाहर की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये रिवील होता है कि वॉल के बाहर भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। वो लोग बिना किसी फियर के काफी पीस में रहते हैं। इसके बाद एरन को नींद में अपने फादर के सारे मेमोरीज आते हैं, वही मेमोरीज जो उन बुक्स में लिखे हुए थे। इसमें हमें यंग ग्रिशा दिखाया जाता है वॉल्स के बाहर की दुनिया में। यंग ग्रिशा अपनी सिस्टर के साथ लाइबेरियो इंटरमेंट जोन से बिना परमिशन के बाहर भाग जाता है एयरप्लेन्स को देखने। तभी 2 ऑफिसर्स जिनका नाम है ग्रॉस और क्रूगर उन्हें पकड़ लेते हैं और एज ए पनिशमेंट क्रूगर ग्रिशा को मारता है और जब तक ग्रॉस उसकी सिस्टर को घर छोड़ने के लिए जाता है बट दूसरे दिन उसके सिस्टर की डेड बॉडी नदी के किनारे पड़ी हुई मिलती है। ये देखकर ग्रिशा समझ जाता है कि ये काम ग्रॉस का ही है बट वो कुछ नहीं कर पाता और तो और उसके फादर मार्ली के एक्शंस को जस्टिफाई करता है और ग्रिशा को एल्डियंस की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे 1800 ईयर्स पहले उनकी एंसेस्टर यमेर फ्रिट्स डेविल से एक डील करती है जिसके बदले में उसे स्पेशल टाइटन पावर्स मिलते हैं एंड शी बिकम्स द फर्स्ट टाइटन एवर टू एग्जिस्ट। पर यमेर की डेथ के बाद उसकी सोल 9 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिन्होंने फिर एल्डियन एम्पायर को क्रिएट करा और आगे जाकर कंट्री ऑफ मार्ले को अपने अंडर ले लिया था जिससे कि वो लोग उन पर रूल कर सके। एल्डियंस या फिर सब्जेक्ट ऑफ यमेर दूसरे रेसेस को छोटा समझते थे और उन्हें मार देते थे। ऐसा ही करके एल्डियंस का रूल 1700 ईयर्स तक चला बट आफ्टर सो लॉन्ग मार्लियन वॉज एबल टू गेट होल्ड ऑफ 7 आउट ऑफ 9 टाइटन्स, जिसके बाद ग्रेट टाइटन वॉर ब्रेक होती है जिसमें मार्ली जीत जाती है। एल्डियंस अपने लोगों के साथ आइलैंड ऑफ पैराडाइज को रिट्रीट करता है और वहां जाकर वो अपनी टाइटन की एबिलिटी और मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स की हेल्प से 3 वॉल्स को इरेक्ट करता है जिसके पीछे वो लोग लास्ट 100 ईयर्स से रह रहे हैं। पर सभी एल्डियंस वॉल्स के पीछे नहीं रिट्रीट कर पाते और वो लोग अब मार्ली के अंदर रहते हैं एंड दे शुड बी थैंकफुल कि मार्ले उन्हें अपनी लैंड पर रहने दे रहा है। ग्रिशा बड़े होकर एल्डियन रेस्टोरेशन ग्रुप ज्वाइन करता है विच इज लेड बाय ए मिस्टीरियस गाय नेम्ड आउल। वहां पर उसे एल्डिया की ट्रू हिस्ट्री मालूम होती है कि कैसे यमेर ने टाइटन पावर को मैनकाइंड की भलाई के लिए यूज किया था, ना कि उससे डिस्ट्रक्शन के लिए। बट जब ग्रेट टाइटन वॉर होती है तो किंग, जिसे वायलेंस पसंद नहीं होता, अपने ड्यूटीज को छोड़कर पैराडाइज चले जाता है और इस किंग की वजह से एल्डिया के लोग इतनी बुरी हालत में रहते हैं। ग्रिशा आगे जाकर डायना फ्रिट्स को मैरी करता है जो कि रॉयल ब्लड लाइन की सब में लास्ट मेंबर होती हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम है जीक। उसी वक्त मार्ली वॉरियर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है टू कीप अप विद ट्राइबल कंट्रीज। उन्हें रिसोर्सेस चाहिए होते हैं और पैराडाइज एक रिसोर्स रिच जगह होती है बट वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट की पावर को एक्वायर करना होगा जो कि वॉरियर्स का रोल है। ग्रिशा और डायना जीक को वॉरियर प्रोग्राम के लिए ट्रेन करते हैं जिससे कि वो लोग मार्ली को इन्फिल्ट्रेट कर पाए बट जीक अपने ही पेरेंट्स और उनके ग्रुप को एक्सपोज कर देता है जिसके बाद मार्लियन ऑफिसर्स क्रूगर और ग्रॉस उन सभी को पैराडाइज ले जाकर माइंडलेस टाइटन में कन्वर्ट कर देता है और सरप्राइजिंगली जो टाइटन एरन की मदर को खाता है वो डायना का टाइटन होता है। बट ग्रिशा के टाइटन बनने से पहले क्रूगर ग्रॉस को टाइटन के बीच गिरा देता है और ग्रिशा को ये रिवील करता है कि वो ही आउल है, जिसके बाद वो एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर सारे मार्लियन ऑफिसर्स को मार देता है। Because I'm the owl, Grisha. Watch closely and don't forget, this is how we of the Nine use our power. इस सब के बाद एरन क्रूगर ग्रिशा को वॉल्स इन्फिल्ट्रेट करके फाउंडिंग टायरन को पाने का मिशन देता है बट जब ग्रिशा उसे पूछता है कि ये काम वो खुद क्यों नहीं करता तो उसे कर्स ऑफ यमेर के बारे में बताता है। Anyone who inherits the power of one of the Nine will perish 13 years later. And that's how long it's been for me. जो कि है कोई भी टाइटन शिफ्टर्स की पावर को एक्वायर करने के बाद सिर्फ 13 इयर्स तक जिंदा रह सकता है और ये उसका 13th ईयर है। He said that was the rule, called it the curse of Ymir. The first Titan, Ymir, died that long after getting her powers. Since none can surpass her, we have to do the same. So I have 13 years to live. And you? I've only got 8 left. Not even. No. You're wrong. There's been a mistake.
It can't be true. If someone with the powers of one of the nine should die without passing it on to a successor, the power will be inherited by a baby born after that death, a subject of Ymir, of course. For that to be the case, it seems all of us Eldians must be connected by something we can't see. और अगर कोई टाइटन शिफ्टर बिना अपना टाइटन को आगे पास ऑन करके मर जाता है तो जो भी नेक्स्ट एल्डियन चाइल्ड पैदा होगा उसे वो पावर्स मिल जाएंगी, which means कि सारे सब्जेक्ट ऑफ यूमियर्स कनेक्टेड है. There was one successor who said there were paths that the naked eye can't observe, through which Titan flesh can move, along with memories and the will to act. These paths are countless. They reach far and in many directions, but they all meet at one coordinate. The Founding Titan. And there are paths जो कि हम लोग नॉर्मली देख नहीं सकते, जिसके थ्रू टाइटन फ्लैश मूव होता है विद द मेमोरीज एंड विल टू एक्ट. ये paths काउंटलेस है और कई डायरेक्शन में फैले हुए हैं, पर ये सब एक कोऑर्डिनेट पर आके मिलते हैं जो कि है फाउंडिंग टाइटन. जिसके बाद ग्रिशा एरन क्रूगर की टाइटन पावर्स को इनहेरिट करता है. Throughout history, this Titan's marched in the vanguard. It has ever pushed forward, seeking freedom. And for freedom's sake, it fights. Therefore, it's called the Attack Titan. जिसका नाम है अटैक टाइटन. एंड दिस वाज ऑल द मेमोरीज ऑफ ग्रिशा येगर. काउंसिल मीटिंग में हांजी ये सबके सामने रिवील करती है और एरन की एबिलिटी के बारे में बताती है कि इवन दो ही इज नॉट फ्रॉम रॉयल ब्लड लाइन, एरन ने पहले भी एक बार फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज किया था. तभी एरन ये रियलाइज करता है कि द ओनली रीजन वो ये पावर को यूज कर पाता है क्योंकि उसने डायना जो कि रॉयल ब्लड लाइन से थी उसके प्योर टाइटन फॉर्म में टच किया था. बट ये बात वो किसी से शेयर नहीं करता क्योंकि उसे हिस्टोरिया की फिक्र होती है. फिर आगे अवार्ड सेरेमनी में जब एरन हिस्टोरिया के हाथ को किस करता है तो हिस्टोरिया की रॉयल ब्लड लाइन की वजह से एरन की टाइटन पावर ट्रिगर होती है और उसे उसके फादर के कुछ मेमोरीज आते हैं जिसमें वो रॉयल फैमिली से बात कर रहा होता है. I'm a subject of Ymir, just like all of you. King of the Walls, I beg you, kill the Titans attacking Wall Maria. Please, before my wife and children before thousands of your people are eaten alive. Aaron? इस काउंसिल मीटिंग के बाद ये डिसाइड होता है कि एरन के सेलर में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसे पब्लिकली रिलीज कर देना चाहिए, जिसके बाद वॉल मारिया के अंदर के सभी टाइटन्स को फिनिश करके लोगों को वापस उनके घर भेजा जा सके. एंड आफ्टर ऑल दिस स्काउट्स वॉल के बियॉन्ड एक्सपीडिशन फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर उन लोगों को वो जगह मिलती है जहाँ एल्डियंस को टाइटन बनाया जाता है. एंड फाइनली वो लोग सी को देखते हैं. सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं. बट एरन कहता है कि बियॉन्ड द सी हर कोई हमारा एनिमी है और क्या उन एनिमीज को खत्म करने के बाद हमें फाइनली फ्रीडम मिलेगा. और इस नोट पर हमारा सीजन 3 कंप्लीट होता है. Just across that sea, freedom's waiting. That's what I always believed, at least. But I was wrong. I know what's waiting across the sea now. It's our enemies. Everything we've seen has been exactly as it was in my father's memories. Hey, if we did cross the sea and we killed our enemies, after that, would we finally be free?
तो ये था सीजन 3 का रिकैप। अगर आपको ये अच्छा दिखा तो इस वीडियो को लाइक करिए and subscribe to our channel and share this video among your friends. You can also check other videos on our channel and comment down कि आपको सीजन 1 में सबसे अच्छा इवेंट कौन सा लगा। And like I said in the start of the video, हमने अटैक ऑन टाइटन के रिकैप की अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। So that's it guys, I'll meet you in another video. तब तक के लिए peace.